नमस्कार, मैं आलोक नायक को आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, इस तरह के विषय हम अपने कार्यक्रम में कभी लेते नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि अमृता फडणवीस बीच पे क्या पहनकर उसे साफ करने गई, या राहुल गांधी ने मोजे पहनकर मखाने के खेत में गए। ये महत्वपूर्ण विषय हम लोगों को नहीं लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे आम लोगों की जो जिंदगी है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारे सरोकार है, उस पर इसका असर नहीं होता। वो माँ जिसके बच्चों को चूहों ने कुतर लिया मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में, उसको उसके संघर्षों पे कहीं कोई असर नहीं होता। न उस पिता के संघर्ष में असर होता है जो अपने 14 साल के बेटे को लेकर अस्पताल घूमता रहा, उसके बच्चे कंधे पर उसकी मौत हो गई। हमारे विषय ये है, हमारी जिंदगी के संघर्ष ये है। तो ये जो तमाम विषय जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल चलते हैं, जिनसे हमारा बहुत दूर दूर तक सरोकार नहीं होता, मैं अक्सर ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करता। लेकिन आज जो विषय है, इसका लेने का एक मूल कारण ये था कि इससे हम समझ सकें कि समाज की दिशा कहाँ जा रही है, लोग सोच क्या रहे हैं, उनके सोचने का तरीका क्या है, और कौन से विषय इनके लिए महत्वपूर्ण क्यों और अचानक हो जाते हैं। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को मैं निमंत्रित किया, और इन विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ अयोध्या प्रसाद जी हैं, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। आपने हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर समेत कई अखबारों में काम किया। आप मूलतः एक लेखक हैं, रंगकर्मी हैं। आपने और एक बहुत ही मजेदार किताब लिखी पत्रकारिता पे, जिसका नाम है चौथा धंधा। तो जिसको आप कह सकते हैं कि कन्फेशन टाइप का था। इन्होंने किसी दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय खुद अपने पर चर्चा की, और ये आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने सालों पहले लिखी। तो यहीं से हम अयोध्या प्रसाद जी से शुरू करते हैं। अयोध्या प्रसाद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरी खबर को, या इसको कंट्रोवर्सी को, या इस विवाद को आप किस तरह से देखते हैं। दोनों तरफ की बातें आ रही है कि अमृता फडणवीस मैडम जो ड्रेस पहन के गई बीच साफ करने के लिए, उसको लेके कंट्रोवर्सीज आई। इसको तो अलग अलग विषय है। एक जन कह रहा है कि वो जो काम करने गई थी सिर्फ उसको देखना चाहिए, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो ड्रेस है ये भी एक अलग तरह का सिंबलिक है, और इससे भारतीय संस्कृति खतरे में। ये तमाम बातें आ रही हैं। आपका क्या कहना है, उस पूरी खबर को आप किस तरह से लेते हैं, अयोध्या प्रसाद जी। धन्यवाद आलोक जी। आपने अभी जो बात, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसा विषय जो थोड़ा-सा अनयूजुअल है, आपने सही कहा, जनरली जिसके ऊपर हम बात नहीं किया करते हैं, अ, उस पर आपने एक बार मौका दिया है कि हम कुछ शेयर करें, कुछ डिस्कस करें। और अभी जब आपने विषय प्रवर्तन किया, उसमें बहुत सही आपने लिखा, मतलब बोला भी कि हम इस बहाने ये चर्चा करना चाहते हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है। हम सब मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, हम कहा भी करते थे कि मीडिया समाज का दर्पण है। इट इज़ अ मिरर, जो कुल मिला के दिखाया करता है कि समाज है किस तरीके का। ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट होता है। और अभी जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम ने देखा कि कोई एक ऐसा विषय जिसके बारे में शायद बात होनी चाहिए थी, शायद उस उतना ध्यान मूल विषय पर दिया जाना चाहिए था, वैसा नहीं होकर ड्रेस क्या पहन रखी थी उस पर करी की गई। तो मेरा ये मानना है कि ये सबसे पहला तो इस बात का एक प्रतीक है कि एक समाज के तौर पर हमारी प्रायोरिटीज क्या है, एक समाज के तौर पर मोटे-मोटे तौर पर हमारा जो विचारधारा है वो किस तरह प्रवाहित हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है। और और सही बात तो ये भी है कि ये एक चिंताजनक विषय की तरफ इंगित भी करती है। कई बार जो नॉन सीरियस चीजें होती है वो हमारे सीरियस इश्यूज की तरफ का एक इशारा भी होती है। तो मैं यही मानूंगा कि समाज का एक दर्पण है, और हमें बताया गया है, हमें एक वेकअप कॉल है हमारे लिए कि हम चर्चाओं का स्तर हमारा क्या है। हमारे साथ रोशनी राजाराम मैडम है। इनके बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या ये अपन से झूठ बोल रही है। आप बहुत अच्छी नर्तकी हैं, आप भरतनाट्यम जानती हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं। आपके पास एक डिग्री आधी अधूरी सी एमबीबीएस की है। आपने इंडियन आईआईएम से एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है, मैनेजमेंट सीखा है। आप अंग्रेजी की बहुत अच्छी ज्ञाता है, आप हिंदी की बहुत अच्छी ज्ञाता है, आपकी किताब पर फिल्म बनी है। तो आपके पास इतनी ज्यादा डिग्री है कि आपको लगा कि मैं कहीं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैडम ने अपना बायोडेटा झूठ लिखा है, क्योंकि और भी कई डिग्री हैं। आप बहुत अच्छी मुक्केबाज भी हैं, आप स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखती हैं, बॉक्सर भी आप अच्छी हैं। रोशनी मैम, इस पूरी दिक्कत में क्या परेशानी है? अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की ड्रेस पहन के जाता है, तो जो उसका व्यक्तिगत मामला है, इसमें परेशानी क्या है, रोशनी मैम? धन्यवाद आलोक जी, आपने इतना अच्छा विवरण दिया हमारा। अ, परेशानी सिर्फ ये है कि आजकल
जो हम कहते हैं ना, इट इज नोबडीज बिजनेस, हैज बिकम एवरीबॉडीज बिजनेस। आप देखें कि अमृता फडणवीस के बारे में हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों के पास इतना समय क्यों है कि उनको ट्रोल कर रहे हैं पब्लिकली। आपको ऐसी ड्रेस में लड़कियां रोज अपने बगल से दिन में 100 बार गुजरते हुए मिल जाएंगी, कॉलेज में, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, आपके घर में, आपके घर की बहन बेटियां सब मिल जाएगी। लेकिन आप उनको क्यों ट्रोल कर रहे हैं? बिकॉज शी इज अ पब्लिक फिगर। वो एक सीएम की वाइफ है, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है डिम्पल यादव से, दैट शी इज वेरी सिंपल, शी इज वेरी ट्रेडिशनल। बट इनको देखो, कभी ये सिंगिंग में हाथ ट्राई करती हैं तो ट्रोल्ड हो जाती हैं, कभी ये बीच की सफाई, बट वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ट्रोलर्स ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये करके वो जो महिलाओं का, आप देखिए महिलाओं का पब्लिक प्रोफाइल्स में आज भी भागीदारी, पार्टिसिपेशन कितना कम है। आप डरा रहे हैं उनको कि आप जहां घर से निकलोगे हम आपको जज करेंगे, और इतना जज करेंगे, इतना ट्रोल करेंगे कि आप पब्लिकली कोई काम नहीं कर पाओगे। उस लेडी ने क्या करने की कोशिश करी? उसने कहा मैं एक एक्टिविटी करना चाहती हूँ, बीच की सफाई करना चाहती हूँ, और वो बार बार कहती रही कि देयर इज ओनली वन अर्थ, which is a very promising thing to say. Yes, there is only one earth and we need to save it. लेकिन मुद्दा वहां से पूरी तरह भटक गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ड्रेस पहनी जो लोगों को पसंद नहीं आई। मुझे लगता है ये कंप्लीटली उनका व्यक्तिगत मामला था कि वो क्या पहन के, अगर वो साड़ी में बीच की सफाई करती तो क्या वो ज्यादा अच्छा काम करती? इसका जवाब कोई हमें दे सकता है? वर्तिका मैम, वर्तिका मैम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आपने भी तमाम बीबीसी से लेके इंडिया टीवी, एनडीटीवी से लेके तमाम अच्छे संस्थानों में काम किया। आप अभी भी लगातार काम कर रही हैं और समाज सेवा के अनेक क्षेत्रों में आप काम कर रही हैं। वर्तिका मैम का स्पेशलाइजेशन बच्चों पर है, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि इस विषय पर आए, तो मैंने रिक्वेस्ट की वर्तिका मैम से कि मैम इस विषय पर भी आप आकर बोलिए। वर्तिका मैम, इसमें हर चीज में क्या ड्रेस कोड होना जरूरी है? लोग कह रहे हैं कि आप एक सिंबॉलिक हैं, आप एक नेतृत्व करने वाली महिला हैं, और आप इस तरह की ड्रेस आएंगी तो गलत मैसेज जाएगा लोगों को, और खासकर भारतीय संस्कृति खतरे में आ जाएगी। और एक महिला जिम वियर पहन के और बीच साफ करती है, तो इतनी छोटी सी घटना से कैसे भारतीय संस्कृति खतरे में आ गई? वर्तिका मैम। आलोक जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ड्रेस कोड की अवधारणा कहाँ से आती है, हमें ये समझने की जरूरत है। ड्रेस कोड की जो अवधारणा है वो गुलामी की मानसिकता से आती है मेरी समझ में। और ये जो ड्रेस कोड की मानसिकता है ये फैक्ट्री मजदूरों को एक जैसी परंपरा, एक जैसी चाल ढाल और एक तरीके के माध्यम से सोचने के लिए मजबूर करने के लिए और काम करने के लिए उनको अनुशासित करने के लिए बनाई गई अवधारणा है। तो अगर कोई इंसान ये कहता है कि ड्रेस कोड होना चाहिए किसी चीज का, तो यहाँ सभी अडल्ट हैं और सभी समझदार हैं और सामाजिक स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे पदवी पर हैं। तो ये जो ड्रेस कोड, सफाई करने के लिए कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, ये मानसिकता जो आती है ये उसी मानसिकता की एक निशानी है जो कहती है कि आप हर किसी को एक एक पर्टिकुलर ढांचे में, सांचे में बांध के रखिए, और कोई भी व्यक्ति उस ढांचे सांचे को तोड़ने की अगर कोशिश करता है तो या तो वो बुरा है और या फिर उसकी जमकर बुराई होनी चाहिए या उसको ट्रोल करने की आपको आजादी है। तो ये मानसिकता पर सोचने की जरूरत है कि ये कहाँ से आती है। दूसरी चीज ये कि किसी महिला के जो संदेश है, जो उन्होंने कहा कि ये वन अर्थ है या वो वहां सफाई करने के लिए गई, तो ये जो समाज का महिलाओं को देखने का नजरिया है ये उसको दिखाता है साफ साफ कि कोई भी महिला हमारे समाज में क्या कर रही है, क्या कह रही है, ये महत्वपूर्ण है, या फिर उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं ये महत्वपूर्ण है। लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है ये साफ साफ आईना समाज को खुद ही दिखा रहा है। तो ये यहाँ पर साथ ही साथ में ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो इस तरीके की बातें ये किस मानसिकता से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से ये आ रहे हैं। और ड्रेस कोड पर सवाल उठाने और टिप्पणी करने से पहले वो ये देखना और सोचना भूल जाते हैं कि वहां क्या हो रहा था या क्या बातें हो रही थी। तो वो महिलाओं को किस नजरिए से देखते हैं, और किसी भी भले काम को करने जाने वाले लोगों के लिए ये तो बात सच है कि पैर खींचने वाले पहले आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये जो ड्रेस कोड को लेकर बातें होती हैं कि भाई नहीं ये फला काम करना है तो ये
फला ड्रेस कोड में ही होना चाहिए। ये आप निर्धारित करने वाले कौन होते हैं कि मैं सफाई करने जाऊंगी तो जिम वेयर में जाऊंगी या साड़ी में जाऊंगी या सूट में जाऊंगी। और ये तो बहुत ही व्यक्तिगत सा मामला है कि मैं एक इंसान के तौर पर किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं क्या सूट पहनकर सफाई फील करती हूँ या साड़ी पहनकर सफाई करने में कंफर्टेबल फील करती हूँ या जिम वेयर पहन के कंफर्टेबल हूँ मैं फिजिकल एक्टिविटी करने में। ये बहुत ही पर्सनल सा मामला है क्योंकि परिधान चलिए, हमारे साथ हमारे समाज निर्मला में नायक कानून मैडम में है। बहुत ही निजी व्यक्तिगत मामला है। हमारे साथ निर्मला नायक मैडम है जो जबलपुर हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और आप कई आयोगों की सदस्य भी हैं। निर्मला नायक मैडम, पहले तो जो आपके विचार हैं वो आप इस पर जताइएगा, फिर मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक महिला जो बीच को साफ करने गई थी, समाज उसी पे गंदगी फेंकने लगा, इसको आप किस तरह से देखती हैं? पहले आप अपनी बात कहिएगा, फिर मैं एक छोटा सा मेरा सवाल। निर्मला मैडम। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमने तो हमेशा बुजुर्गों से एक ही बात सुनी है कि आपका आचार व्यवहार और परिधान देश काल परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन चाणक्य नीति के अनुसार देखें तो चाणक्य नीति ने कपड़ों को लेकर के 6 नियम बताए हैं। अवसर के अनुसार, स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, कार्य क्षेत्र के अनुसार और देश के अनुकूल। ये 6 नियम है चाणक्य नीति से। फिर अगर अपन आर्टिकल 19 को देखें तो वो आपको एक स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी स्वेच्छा से परिधान, स्थान, वचन सब तय कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 19 एक जगह रोकता है, राज्य को ये नियम देता है कि अगर सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता का विषय है तो वहां रोका जा सकता है। परंतु अगर अपन यहाँ पे किसी महिला के परिधान जो उस बीच पर जाकर के साफ सफाई का काम कर रही थी और उन्होंने जिम वियर पहने हुए थे, हम आउटफिट पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे तो उसमें ऐसे कोई अनैतिकता नहीं दिखाई दे रही है कि उन कपड़ों को लेकर के इतनी सारी चर्चा होना चाहिए। क्या साड़ी पहन करके कोई महिला या सूट पहन करके महिला या दुपट्टा बांध करके कोई महिला या फ्रॉक ड्रेस पहन करके कोई महिला वहां सफाई कर सकती थी? क्या ये संभव था क्या? हाँ, एक विषय ये आता है कि चूंकि वो सीएम की पत्नी थी इसलिए उनको डिसेंट वियर पहनना चाहिए। परंतु कभी किसी ने ये क्यों नहीं देखा कि उनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। शी इज बैंकर, वो अपना आर्टिस्ट भी है, वो सिंगर भी है, वो सोशल वर्क भी करती हैं, बच्चों के लिए भी करती हैं, महिलाओं के लिए भी करती हैं, समाज के लिए करती हैं। वो केवल देवेंद्र फडणवीस की वाइफ नहीं है, वो केवल सीएम की वाइफ नहीं है, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी वाली महिला है। और अगर उन्होंने एक स्थान के लिए अपने कपड़ों का चयन किया तो उस पर इतनी सारी बात करने की आवश्यकता क्या है? आउटफिट उनकी स्वेच्छा का विषय है। जी मैम। हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट में गिने जाते हैं। आप नई दुनिया सहित कई तमाम अखबारों में संपादक रहे, अभी भी आप बड़े अखबार में संपादक हैं और कई अखबारों में, कई संस्थानों में ब्यूरो चीफ रहे और मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आशीष जी उनमें से एक हैं और आप भोपाल से हमारे साथ हैं। आशीष जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार संस्कृति की बात कहती है? सोनिया गांधी को, या कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को हमेशा निशाने पर बनाए रहती है, विदेशी बहू या ऐसी तमाम चीजें कह की। क्या इन तमाम चीजों का खामियाजा अमृता फडणवीस को भुगतना पड़ा, या उन पर सहज वो निशाना क्यों बनी? उन पर राजनीति की वजह से क्या उन पर निशाना साधे जा रहे हैं उनकी प्रेस को? एक मेरा छोटा सवाल है, बाकी आप अपनी बात कहिएगा। आशीष जी। देखिए, मुझे तो इसमें सिर्फ यही वजह है कि वो जिस ओहदेदार की पत्नी है, मुख्यमंत्री की पत्नी है, इसलिए वो सहज रूप से नजर में आएंगी। उनकी अपनी आइडेंटिटी जो भी हो, उनकी पहचान जो भी हो, सब कुछ है, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस से अलग नहीं है ना वो पहचान की। तो उनकी अपनी पहचान के साथ ये पहचान भी जुड़ती है कि वो सीएम की वाइफ। तो कई इसलिए वो सहज रूप से या स्वाभाविक रूप से सबसे पहले वो स्पॉटलाइट पे उन पे फोकस होता है। तो इसलिए ये जो विवाद का विषय है वो या बहस का विषय है वो सिर्फ यही है कि एक ऐसे शख्स की पत्नी या अपनी आइडेंटिटी के बावजूद भी वो जिस जगह पे थी वहां मेरे ख्याल से वो अकेली ही थी, वो जो इस तरह का वो उनका ड्रेस था। तो इसके अलावा मुझे और कोई वजह नहीं आती। मान लीजिए वहां पे कोई और महिला होती इसी ड्रेस में, उसकी सामान्य एक पहचान होती, वो अपने क्षेत्र में अपनी सक्रिय होती है वो शायद इतनी बातें नहीं होती। उनके साथ दो पहचानें जुड़ी हुई, इसलिए उन पर एक स्वाभाविक और जिस तरह का आजकल ये सब ट्रोल होता है और जिस तरह से चीजें विवादों में आती हैं, तो ये बहुत सहज है
ये भी उतना ही सहज है कि जितनी सहजता से उन्होंने कपड़े पहने। वो जो आशीष कपड़े जी, वो उन्होंने एक विदेशी बहू वर्सेस देसी बहू, एक दो फोटोग्राफ्स एक साथ चल रहे हैं, सोनिया जी का साड़ी पहने हुए और इनका इस तरह से एक ड्रेस, तो क्या ये विवाद की वजह है? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर जब चीजें सामने आएंगी और अगर हम इसका राजनीतिक पहलू देख लें तो जब भाजपा किसी भी चीज पर अटैक करने के मौके नहीं छोड़ती, बातचीत पर, लहजे पर, पहनावे पर, खान पान पर और भी दूसरी चीजों पर, तो दूसरे लोग क्यों छोड़ेंगे? तो ये चीजें तो साथ साथ चलेंगी। अब ये स्थिति इस तरह के ट्रेंड हो गए, तो ये स्वाभाविक तौर पर उनकी तुलना होगी कि सोनिया गांधी क्या पहनती हैं और ये क्या पहनती हैं, और ये जिस तरह की भी चीजें हैं। मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जो पहनना है वो आपका व्यक्तिगत चॉइस है, व्यक्तिगत सहजता से जो आप कैरी कर जो पहन सकते हैं आप पहन। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है कि जो हमारा ड्रेस होता है वो एक किस्म का अनुशासन भी होता है। उसमें कई चीजें समाहित होती है, हम किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसका ड्रेस से बड़ा सहज नाता जुड़ता है। आप देखिए, जब स्पोर्ट्स शू पहन के जब कहीं किसी काम में लगते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा और सहज लगता है कि ऐसा लगता है हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो कुछ और दौड़ भाग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो अगर वो स्पोर्ट वियर में आई, जिम वियर में आई, तो उन्हें लगा होगा कि वो सहज है, लेकिन वो बस जिस उनका जो सारा जो उनका जो ऑरा है या उनके साथ साथ जो पहचाने जुड़ी हैं, वो चीज विवाद का विषय है। मैं मानता हूँ कि आदमी जो पहनना चाहे वो पहने, जो करना चाहे वो करे, ये स्वतंत्रता है उसकी। चलिए आशीष जी, लेकिन सेकंड राउंड में हम शुरू करते हैं, फिर आप लोगों के पास आएंगे। सेकंड राउंड थोड़ा सा छोटा होगा, इसमें छोटे छोटे से मेरे सवाल होंगे। अयोध्या जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, क्या सोशल मीडिया भस्मासुर बन गया है? अयोध्या प्रसाद जी। सर, भस्मासुर बनना शुरू हुआ है, आपने सही कहा, क्योंकि एक बार स्नोबॉल इफेक्ट आता है तो यहाँ तो सोशल मीडिया की तो जीत उसी में है कि जो चीज लोग देखना चाह रहे हैं उसको वो और दिखाएगा। एक बार हमने शुरुआत कर दी, कारण कोई भी रहा हो, और अगर कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मेरी स्वतंत्रता क्या है? मैं अगर आपके सामने अभी जब आपके साथ बात करते करते मैं मेरे कपड़े उतार के कहूँ मैं इसी में स्वतंत्र तो हूँ, तो आप असहज फील करेंगे कि यार ये क्या तरीका है, ये तुम ये सारे क्या करके और तुम क्या बात करने लगे। तो नियम कायदे जनरली बनाए इसीलिए जाते हैं, जैसे निर्मला मैम ने जो बताया कि चाणक्य ने क्या बताया है, दूसरों ने क्या बताया, बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके चीजों को। लेकिन सोशल मीडिया भस्मासुर है और वो इन चीजों को हवा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तिका मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या महाराष्ट्र में जो एक लगातार एक चला कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, महाराष्ट्री संस्कृति को अपनाना होगा, तो क्या ये उसका रिबेल फॉर्म है क्या, कि लोग गुस्सा हो गए? देखिए, ऐसा है कि संस्कृति तो हर व्यक्ति के लिए अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो भारत जो विविधताओं वाला देश है, वहां पर एक ही संस्कृति तो हम सब जगह पे नहीं थोप सकते हैं। लेकिन जब आप ये सोचिए कि अमृता फडणवीस ने लगभग यही सेम डिजाइन की ड्रेस जब दूसरे कलर में योगा डे पे पहनी थी, थोड़ा बहुत उनके परिधान में शायद लोअर में कुछ डिजाइन में फर्क था, लेकिन मैं देख रही थी इंटरनेट पे कि योगा डे पे कुछ समय पहले ही उन्होंने लगभग सेम डिजाइन की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। उस समय किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, अभी क्योंकि थोड़ा कलर डिफरेंट था और शायद उनकी फिटिंग लोगों को बहुत पसंद नहीं आई, तो फैशन सेंस किसका कैसा है इस पे क्वेश्चन कुछ फैशन इंडस्ट्री के लोग उठा सकते हैं, लेकिन वो परिधान कैसा था, क्या था, और सोशल मीडिया पे लोग उसको लेके किस तरीके की ट्रोलिंग करते हैं, ये तो बहुत ही राजनीतिक मामला है। और ऑफ कोर्स आप ये तो आंख के बदले आंख और खून के बदले खून वाली बात है। तो और सोशल मीडिया तो भस्मासुर है, इस पे किसको दो राय हो सकता है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया के चलते तो पूरा नेपाल भस्म होने के कगार पर है। तो सोशल मीडिया तो किस बड़े स्तर पर भस्मासुर बन गया है, तो बात किससे छिपी हुई है आज के जमाने में। लेकिन हाँ, एक तरीके से कहा जाए कि ये सोशल मीडिया ही है जहां पर आप किसी पे कीचड़ उछालते हैं तो छींटे वापस आप पर जरूर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। निर्मला मैडम, हम आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे कि आप वकील भी हैं और अलग अलग आयोगों में आप इतनी महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं, कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी ड्रेस उनके अनुरूप नहीं है तो ये विवाद का विषय बनती है क्या? निर्मला मैडम। हाँ, देखिए आलोक जी, मैंने ऐसा बताया है कि आपका परिधान, आचार विचार, आचरण
देशकाल परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है हमेशा से, ये सनातन सोच रही है। परंतु वर्तमान परिवेश में अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत तेजी से चीजों में और सोच में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम इसको देखते हैं कि अमृता जी ने क्या ड्रेस पहनी थी और उसमें क्या कामुकता या अश्लीलता लोगों को दिखाई दी या उस जगह के हिसाब से उनको अनुकूल नहीं लगी, तो मेरा तो मानना आलोक जी ये है कि ये सारे विषय अपनी स्वयं की सोच के विषय होते हैं। हम उस भारत में रहते हैं जहां पर एक वस्त्र स्त्री होती थी, उसी को पहनती थी, उसी को ओढ़ती थी और लोगों को उसमें अश्लीलता नहीं दिखती थी। अभी आप चित्रकूट जैसी जगह में आप चले जाइए आलोक जी, आपको बच्चियां 2 कपड़ों में दिखाई देंगी, छोटी सी चोली और घुटने तक लहंगा। आज भी वहां पे लोगों को उसमें कामुकता नहीं दिखती है। देखने वाले को अश्लीलता, कामुकता और गलत चीज दिखेगी, नहीं देखने वाले को कुछ नहीं दिखेगा। एक डॉक्टर नग्न महिला का ऑपरेशन करता, उसका मन खराब नहीं होता है। आप लोग मीडिया वाले जाकर के एक नग्न महिला का फोटो लेते, आपका मन खराब नहीं होता है। हम एडवोकेट सारी नग्नता पे बात करते हैं, बहस करते हैं, हमारा मन खराब नहीं होता है। तो ये केवल सोच के विषय हैं, आपकी सोच कैसी है वो आपको दिखाई देगा। सोच कपड़े चलिए पहनने वाले ज्यादा देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। रोशनी मैडम, जब गांधी ने इस देश में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पोशाक बदली, ड्रेस बदली। उनका कहना था कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो लोग आपको अपना माने, अपना समझें। तो अमृता मैडम जब जाती हैं तो जिस समाज के लिए वो काम करती हैं, जिस समाज के साथ वो काम करती हैं, क्या उन्हें उसी तरह जोड़ना होगा? क्या उन्हें उसी पोशाक में उसी तरह रहना होगा? जब ही वो समाज उनको अपना पाएगा, या समाज उनको इस तरह से अलग थलग देखता है? रोशनी मैम। सर, ये समाज क्या है? क्या अमृता मैम समाज के बाहर से आई हैं? ये समाज वही तो है जो आप और हम हैं। ये जो 5 लोग आज हम साथ बैठे हैं, हम सब कह रहे हैं कि ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। हमारे में उनको एक्सेप्ट करने की सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम कब आती है एक्सेप्टेंस की? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहती हूँ। अगर वो सीएम होती और उनके पति इस तरह का कोई सोशल वर्क करने के लिए बीच पे जाते और वो बनियान और लुंगी बांध के काम करते, तो आज मीडिया वाले या सोशल मीडिया पे लोग क्या कहते? सीएम का हस्बैंड कितना हम्बल है, कितना डाउन टू अर्थ है। देखो, ये है अच्छा आदमी। लेकिन क्योंकि ये एक महिला थी, इन्होंने अपनी एक पर्सनल चॉइस को एक्सरसाइज किया, इन्होंने अपने पर्सनल फैशन सेंस को एक्सरसाइज किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमसे अलग है, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति के ये विरुद्ध है। सर, आज मैं पूछना चाहती हूँ, आप 140 करोड़ लोगों को अगर लेके बैठे, तो आप मुझे ये बताइए, आपकी संस्कृति कितने लोगों में आपको दिखाई दे रही है? आप किसी भी वुमेन्स कॉलेज के बाहर चले जाइए, आप कोएड कॉलेजेस के बाहर चले जाइए, सर आप मेट्रो में ट्रैवल करके देखिए, आप सड़कों पे उतर के देखिए, तब आपको अपनी संस्कृति का बहिष्कार होते हुए नहीं दिखाई देता। जस्ट बिकॉज शी इज अ पब्लिक फिगर, आपके पास एक रीजन है उनको ट्रोल करने का और ये कहने का कि वो अलग है, आप उनको नहीं अपना सकते। आप उनके काम के लिए उनको अपना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उनके परिधान या पर्सनल चॉइसेस को लेके बैठे। चलिए आखिरी में आशीष जी इसको समाप्त करेंगे, इस पूरे विषय को अपनी तरह। लेकिन जो मेरी इच्छा रहती है, छोटी सी बात मैं भी आपसे पूछूं कि इसमें किसका दोष है? समाज का, जो उनको इस तरह से देख नहीं पाया, या उनका कि वो समाज को उस तरह से समझ नहीं पाई? तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, बाकी आप इसको समाप्त करिएगा आशीष जी। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा सही भी है और ये सबके लिए उत्कंठा का विषय होगा कि ये कहाँ कौन गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी संस्कृति या अपनी जड़ों से ऐसे कट नहीं सकते। पहला, जैसे अभी जो जिक्र आया। दूसरी बात आया कि दोष किसका, तो दोष इसमें समाज को अपनी नजर बदलने की जरूरत है। सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलने की थोड़ी सी जरूरत है और थोड़ी सी सामने वाले व्यक्ति को भी ये समझने की थोड़ी जरूरत होना चाहिए। मैं इनका उदाहरण नहीं सिर्फ अकेला दे रहा हूँ, अक्सर इस तरह की विवाद उठते हैं, तो उसमें ये दोनों जब थोड़ा थोड़ा समझेंगे, दोनों थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम लोग इस तरह से नहीं होंगे कि एक झटके से उठ के सब कुछ छोड़ देंगे और दूसरी चीज अपना लेंगे। तो ये जो इतना बड़ा देश है उसमें चीजें चलती रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग या जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग जब सामने आते हैं तो इस तरह के विवाद पहले भी होते हैं। अब सौरव गांगुली ने अपनी शर्ट खोल करके वो अपनी खुशी का इजहार किया था, तो उसकी कई राय उगली थी। किसी ने कहा बहुत अच्छा है, स्वाभाविक है, किसी ने कहा बहुत खराब है। तो ये चीजें तो होती है। अब हम बात करते हैं महिलाएं जो मजदूर होती है, घर बनाने का काम करती हैं, वो करती हैं, उनका काम से जिम से ज्यादा कठिन है, वो क्या पहनती है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं और ये बहस साथ साथ चलती रहेगी। जरूरत मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नजरिया सबको उदार करने की जरूरत है। समाज को अपने पुराने बंधनों को थोड़ा सा शिथिल करना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन है। और
सामने वाले को भी देखना पड़ेगा कि समाज उससे क्या अपेक्षा करता है। जब दोनों थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे 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 ही बदलाव होगा। एकदम से सारी चीजें बदलना मुश्किल है। तो जो लोग इस तरह की साहस करते भी हैं तो उन्हें ये देखना होगा कि इसके कई तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी और कई तरह के जो अफसाने बनेंगे। कई लोग अच्छा बोलेंगे, कई लोग खराब बोलेंगे, कई लोग बीच में उसको देखेंगे। तो इन सब के बीच से ही कभी आगे रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं फिर भी ये मानूंगा कि हर तरह की हम कोई बहुत पाश्चात्य संस्कृति भारत मुझे नहीं लगता कि अगले 50 सालों में पूरी तरह अपना लेगा। तो वहां पर ये होगा कि दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। चलिए, आज की शाम बहुत सारे सवाल थे जो हमने आप सब लोगों के साथ शेयर किए। हालांकि मैं पहले जब मैंने शुरू की थी परिचर्चा, मैं तभी से कह रहा हूँ कि इस तरह के विषयों में मैं सहमत नहीं होता, क्योंकि ये विषय आपको कहीं ले नहीं जाते, उससे समाज के सीधे सरोकार नहीं जोड़ते। किसी गरीब की ना से आह जोड़ती है, ना किसी गरीब कमजोर आदमी को संबल मिलता है। लेकिन ये विषय है, हमने इसकी दो तीन बातें थी जिसकी वजह से हमें चुना। एक विषय था कि सोशल मीडिया का जो महत्व है वो समाज में बड़ी तेजी से उभर रहा है, और सोशल मीडिया आप पे कितनी बारीक नजर रख रहा है इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि आप बीच साफ करने गए हैं, हो सकता है कि समाज आपके ही ऊपर गंदगी फेंकने लगे क्योंकि आपकी ड्रेस उसे पसंद नहीं आई। तो ये सोशल मीडिया है। वो एक शेर था कि दिल भी उड़ गया है किसी बच्चे की जिद की तरह, या तो उसे पूरा चाहिए बिल्कुल नहीं। तो सोशल मीडिया आजकल जिस तरह का एक साधन बन गया है, वो आपको पूर्ण रूप से देखना चाहता है, पूरा का पूरा देखना चाहता है, उसमें कोई समझौता वो नहीं कर रहा। चलिए, विषय था, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सबका आभारी हूँ। और मैं जनता का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय को बहुत प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुना। आप सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। फिर अगली बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू आलोक जी।